बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फ़िज़िक्स 11 प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखें जी कि हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, मीन कि जब वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हमने डिस्कस करना है। अब जब वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो बाज़ औक़ात आंसर स्केलर आता है और बाज़ औक़ात आंसर जो होते हैं वो वेक्टर आते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और एक को हम वेक्टर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। अच्छा, अब पहले हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? इसको दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। कि इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इफ़ product of two vector is scalar, कि अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे पास है वेक्टर और इसमें जो है ना डॉट लगाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए डॉट का साइन लगाते हैं। वेक्टर डॉट वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर, यानी कि दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर जो है हमारे पास स्केलर आ रहा है, तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और इसके लिए ये दोनों वेक्टर के दरमियान ये डॉट का साइन हमने यूज़ किया है, तो इसलिए इसका दूसरा नेम होता है डॉट प्रोडक्ट, भी इसको कहते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम जो है ना टू वेक्टर्स लेते हैं और उनका जो है ना वो स्केलर प्रोडक्ट हम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल कंसिडर टू वेक्टर्स। हम टू वेक्टर लेते हैं, ये हमारे पास ए वेक्टर है, उसके बाद ये हमारे पास बी वेक्टर है। दे आर मेकिंग एंगल थीटा विद ईच अदर, इनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। तो अब देखो कि इनका जो स्केलर प्रोडक्ट को मैथमेटिकली लिखा जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अच्छा, अब इसमें देखें कि लेफ्ट साइड पे ये जो हमारे पास है ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है। अच्छा, राइट साइड पे मैंने ए और बी लिखे हैं लेकिन इनके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं डाला। तो बेसिकली ये ए का मैग्नीट्यूड है, ये बी का मैग्नीट्यूड है और ये थीटा उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो आपके पास है। अच्छा, अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए को अलग से लिख देते हैं और बी काज थीटा जो है वो अलग से लिख देते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें कि जो हमारे पास ए है, ये जो राइट साइड पे ए लिखा हुआ है, ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। उसके बाद देखो बी काज थीटा। अब बी काज थीटा बेसिकली क्या है? अब देखो ये बी है ना, तो अगर बी के कंपोनेंट बनाए जाएं तो इस साइड पे इसका ये जो कंपोनेंट बनेगा नीचे, ये बी काज थीटा इसका कंपोनेंट बनेगा। तो इसका मतलब है कि बी काज थीटा आपके पास क्या है? कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। बी काज थीटा जो है आपके पास कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, कि बी का वो कंपोनेंट जो ए के अलोंग है वो हमारे पास है बी काज थीटा हमारे पास है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसकी जो है ना एग्जांपल्स की बात हम करते हैं कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो एग्जांपल में हम देखते हैं जी कि हमारे पास दो एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एक हमारे पास है वर्क। अब वर्क जो होता है बेसिकली इट इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, कि फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है ये हमारे पास क्या होता है? वर्क है। अब फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी है। इस तरह इसकी दूसरी एग्जांपल जो है हमारे पास पावर होती है। तो पावर जो होती है P इज इक्वल टू हमारे पास होता है F डॉट V। फोर्स भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन पावर जो होती है वो आपके पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है।
अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे जो स्केलर प्रोडक्ट है इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करनी है हमने। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमने डिस्कस करना है। देखो कि पहली प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो आपके पास क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। अब कम्यूटेटिव का क्या मीनिंग है, तो कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि अगर आप ए डॉट बी करो या बी डॉट ए लिखो तो ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अच्छा, अगर आप इसको प्रूव करना पड़ जाए तो देखो, अगर हम ए डॉट बी लिखें तो ए डॉट बी जो होता है वो आपका ए बी कॉस थीटा है। इस तरह अगर हम बी डॉट ए लिखें तो बी डॉट ए जो होगा वो हमारे पास बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब ए डॉट बी जो होता है इसमें देखो ए बी ए, अब बी ए जो होता है वो ए बी की इक्वल होता है, क्योंकि अगर आपके पास दो नंबर है ना, फॉर एग्जाम्पल 2 into 3 है या 3 into 2 है, तो दोनों का आंसर 6 ही बनता है। तो बी ए हो या ए बी हो तो दोनों सेम ही होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए के बजाय ए बी भी आप लिख सकते हो, ए बी कास थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप देखें तो आप कह सकते हैं कि जो ए डॉट बी है वो भी ए बी कास थीटा है और बी डॉट ए जो है वो भी ए कास थीटा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आप लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो ये हमारे पास क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव है आपके पास। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, कि अगर जो वेक्टर आपके हैं वो परपेंडिकुलर हों तो फिर हम बात करेंगे कि फिर उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या बनेगा। इफ़ वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, कि वेक्टर ए और बी आपस में अगर परपेंडिकुलर होंगे तो फिर हम देखते हैं कि उस केस में हमारे पास क्या आंसर बनता है। तो देखो कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हमारे पास होता है। तो अब इसमें देखें कि अगर हम ए डॉट बी है तो हमारा फार्मूला होता है ए बी काज थीटा होता है। अब थीटा जो है हमारे पास 90 डिग्री है तो ए बी काज 90 डिग्री, और काज 90 जो होता है वो आपको पता है 0 की इक्वल होता है। तो अब ए बी इंटू 0, तो आपको पता है कि 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 आ जाता है। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो 0 की इक्वल होता है। अच्छा, अब देखो कि आई और जे और के वेक्टर, ये आई वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर मैंने बताया था अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, जे वेक्टर जो होता है वो अलॉन्ग जेड एक्सिस होता है, इस तरह के वेक्टर इनकी भी परपेंडिकुलर होता है। तो अब अगर हम आई डॉट जे निकालें, आई डॉट जे, तो अब इसका ये होता है कि आई का मैग्नीट्यूड, आपको पता है कि यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड भी 1, और आई और जे के दरमियान जो एंगल है वो 90 है, तो cos 90 डिग्री। तो ये cos 90 0 की इक्वल होता है, तो ये आंसर आपका 0 आ जाएगा। इसी तरह आई डॉट के अगर आप करते हो तो वो भी 0 की इक्वल होता है। इस तरह अगर आप जे डॉट के करते हो तो जे डॉट के जो होता है वो भी आपके पास क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास पैरेलल वेक्टर हो, अगर हमारे पास पैरेलल हो वेक्टर, इफ़ ए एंड बी आर पैरेलल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ़ ए एंड बी आर पैरेलल, अगर ए और बी पैरेलल वेक्टर हों यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो उस केस में थीटा जो होता है वो 0 डिग्री हो जाता है। तो अब अगर हम 0 डिग्री एंगल लेंगे तो देखते हैं जी हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री।
अब cos 0 जो होता है वो अगर कैलकुलेटर से आप चेक करते हो तो वो 1 की इक्वल होता है, तो a डॉट बी इज इक्वल टू आपके पास हो जाता है ए बी। यानी कि अगर 0 डिग्री एंगल होगा तो उस केस में आपका स्केलर प्रोडक्ट जो होता है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर ए और बी एंटी पैरेलल हो। एंटी पैरेलल में ये होता है कि थीटा जो होता है वो आपका 180 डिग्री हो जाता है। अगर थीटा 180 डिग्री होगा तो फिर हम देखते हैं कि ए डॉट बी हम निकालते हैं, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos 180 डिग्री। अब cos 180 डिग्री अगर आप वैल्यू फाइंड करते हो कैलकुलेटर से तो -1 आ जाता है, तो ये हमारे पास माइनस ए बी आपके पास आ जाता है। इसका मतलब है कि जब वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो आपके पास क्या होता है, नेगेटिव में आपके पास आ जाता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि सेल्फ प्रोडक्ट कि वेक्टर को वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास क्या आंसर आता है। सेल्फ प्रोडक्ट की बात करते हैं। अच्छा, अब वेक्टर का अपने साथ जो एंगल होता है ना वो 0 डिग्री होता है। वेक्टर का अपने साथ एंगल 0 डिग्री होता है। तो अब देखो, अगर आप निकालो ए डॉट ए निकालोगे तो आपको पता है ए cos 0 डिग्री और ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट जो होगा वो ए स्क्वायर की इक्वल आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब अगर हम यूनिट वेक्टर की टर्म में देखें तो आई डॉट आई अगर हम करते हैं आई डॉट आई, अब आई का मैग्नीट्यूड 1, अगले आई का मैग्नीट्यूड 1 और दो वेक्टर पैरेलल हैं या सेल्फ प्रोडक्ट है तो उनके दरम्यान एंगल 0 डिग्री है, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 इंटू 1 1 होगा और cos 0 भी 1 की इक्वल होता है, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। इस तरह आई डॉट आई भी 1 होता है। इसी तरह अगर आप जे डॉट जे निकालेंगे तो वो भी 1 होगा। इस तरह अगर आप के डॉट के निकालेंगे तो वो भी आपके पास 1 के इक्वल ही होगा। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में वेक्टर हो तो फिर उसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करेंगे इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपको पता है वेक्टर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं, और वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक्स वाला भी होता है, वाई वाला भी होता है और जी वाला भी होता है। तो यानी कि अगर हमारे पास ए वेक्टर है ना तो इसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे वो 3 हैं, ए एक्स और ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर आई होता है, अलॉन्ग वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर जे होता है और अलॉन्ग जी एक्सिस जो होता है वो यूनिट वेक्टर के होता है। इस तरह अगर बी वेक्टर आप लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के हमारे पास आ जाता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इनका जो है ना वो स्केलर प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। तो देखते हैं कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट में हम जब इसका निकालेंगे इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की टर्म में तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू लगाएं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के हमारे पास आएगा। अच्छा, अब जब इसको आप ओपन करेंगे तो आपका ए एक्स पहले ए एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ए एक्स अगले वाले से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए एक्स अगले वाले से मल्टीप्लाई होगा, तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले ए एक्स करते हैं फिर बी एक्स करते हैं। तो अब देखो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ए एक्स और बी एक्स ये तो मैग्नीट्यूड है तो ये सिंपल मल्टीप्लाई होंगे और आई डॉट आई हो जाएगा, आई डॉट आई, फिर ए एक्स बी वाई, ए एक्स जो होगा वो बी वाई से मल्टीप्लाई होगा और इसका आई है और बी वाई के साथ जे है तो ये हो जाएगा आई डॉट जे हो जाएगा। फिर आपके पास ए एक्स जो होगा वो बी जेड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स बी जेड
और ये हो जाएगा आई डॉट के आपके पास आ जाएगा प्लस। अच्छा अब देखेंगे अगर हम ए वाई को अब मल्टीप्लाई करते हैं, ए वाई जो है ना इस पहले के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरे के साथ भी हो जाएगा और तीसरे के साथ भी ए वाई मल्टीप्लाई होगा। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं जी, तो देखो ए वाई बी एक्स होगा, ए वाई बी एक्स और जे डॉट आई हो जाएगा, जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई होगा, ए वाई बी वाई और ये हो जाएगा जे डॉट जे हो जाएगा। फिर प्लस ए वाई बी जेड हो जाएगा, ए वाई बी जेड और ये हो जाएगा जे डॉट के हो जाएगा प्लस। अब देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट है जी के वाला है, तो अब हम क्या करेंगे के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो हमारा नेक्स्ट ए जेड के है ना, तो ए जेड के इस पहले के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाले के साथ भी होगा और थर्ड वाले के साथ भी होगा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखें हमारे पास होगा ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स और के डॉट आई, के डॉट आई हमारे पास हो जाएगा प्लस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई और ये हो जाएगा के डॉट जे आ जाएगा। फिर ए जेड बी जेड हो जाएगा, ए जेड बी जेड और फिर आ जाएगा के डॉट के आपके पास आ जाएगा। अच्छा अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब आपको पहले वाला देखें ज़रा कि हमारे पास ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, अब आई डॉट आई 1 की इक्वल है तो ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स और 1 हो जाएगा। फिर अगली टर्म देखो ए एक्स बी वाई और आई डॉट जे 0 है तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा प्लस ए एक्स बी जेड है ये वाली टर्म, तो आई डॉट के किस इक्वल है 0 के, तो ये 0 हो जाएगा प्लस इस टर्म में देखें तो इसमें जे डॉट आई है तो जे डॉट आई 0 है तो वो सारे टर्म को 0 कर देगा। फिर आप देखो कि ए वाई बी वाई और जे डॉट जे, अब जे डॉट जे 1 की इक्वल है तो अब लिखेंगे ए वाई बी वाई और जे डॉट जे 1 की इक्वल आ जाएगा प्लस अगली टर्म में आए तो ए वाई बी जेड जे डॉट के, अब जे डॉट के 0 है तो ये सारा 0 हो जाएगा। इस तरह अगली टर्म में देखें के डॉट आई आ रहा है तो ये भी 0 की इक्वल हो जाएगा। उसके बाद के डॉट जे ये टर्म, तो के डॉट जे भी 0 होता है तो 0 हो जाएगा। और लास्ट वाली जो टर्म है इसमें के डॉट के है तो ये 1 की इक्वल होता है तो ये हो जाएगा ए जेड बी जेड और के डॉट के 1 हो जाएगा। अच्छा अब देखो आप लिख सकते हो ए डॉट बी इज इक्वल टू आपके पास बचेगा ए एक्स बी एक्स प्लस फिर बच गया ए वाई बी वाई और फिर बच गया आपके पास ए जेड बी जेड। ये हमारे पास इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है ना वो डॉट प्रोडक्ट आपके पास ये था। बाज़ बात शॉर्ट क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू प्रूव डैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, जो है ना आपने यही प्रूव करना होता है। अच्छा उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखेंगे ए डॉट बी जो है वो आपको पता है कि ए बी कास थीटा, इस ऊपर वाली इक्वेशन की लेफ्ट साइड कास थीटा इज इक्वल टू राइट साइड पे आपके पास ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और प्लस ए जेड बी जेड। अब अगर आप यहाँ से कास थीटा का फार्मूला बनाना चाहते हैं कि अगर एंगल फाइंड करना हो तो ए कास थीटा इज इक्वल टू, इसको आप ए बी को उधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये देखो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाता है ए बी हमारे पास। तो ये जी हमारे पास इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने पहले फाइंड कर लिया कि किसकी इक्वल है और फिर हमने कास थीटा का भी फार्मूला जो है वो आपके पास डिराइव कर लिया।
तो अब आप मुझे ये बताएं कि स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है? हाँ जी, कब होता है? जब वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं। और उसकी अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि व्हेन द स्केलर प्रोडक्ट इज नेगेटिव, तो आप बताएंगे कि व्हेन द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। उसके बाद अगर वो कहता है कि गिव एन एग्जांपल, तो एग्जांपल बताएं। तो देखें कि जब आप किसी चीज़ को अपवर्ड लिफ्ट करते हो तो ग्रेविटी जो होती है या उसका वेट जो होता है वो डाउनवर्ड होता है, और जो आप डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो अपवर्ड होता है। तो अब देखिए इनके दरमियान एंगल जो होता है वो 90 डिग्री बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो इसलिए स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो नेगेटिव आपके पास होगा। तो ये था जी हमारा स्केलर प्रोडक्ट। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।